हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज जो आप लोग का जो है क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। केवल आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जो है इस सब प्रश्न को जो आप लोग देखते जाइए और सुनते जाइए। यही सब प्रश्न जो है आने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो फटाफट इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए। तो आइए फर्स्ट प्रश्न से जो हम लोग चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी पूरा साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा 1 घंटा के अंदर करेंगे। 1 घंटा तक यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो 50 में 50 नंबर जो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, यह तो कन्फर्म हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न जो है इस वीडियो में इंक्लूड होगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न जो है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये सबको पता है, प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तो याद रखेंगे बी नंबर। ठीक है, थोड़ा पेंसिल का जो है आकार जो है पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पतला हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होगा उससे बना प्रतिबिंब क्या होगा। जो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक। याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोग को बस सिर्फ जो है सुनना है, सुनते जाइए, उसको जो है ध्यान में रखिए। ऐसा प्रश्न आएगा आप जो है टिक कर देंगे जरूर। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वह आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के द्वारा जो है किसी भी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब जो है मिल सकता है। ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है क्या होगा? सीधा होगा। क्या होगा? सीधा। हमेशा सीधा होता है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। जो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो वह संबंध हो जाएगा F बराबर R/2। ठीक है, यह प्रश्न तो आप लोग टिक लगा ही लीजिए, आएगा तो आएगा। ठीक है, कन्फर्म है कि आएगा। यानी फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध अगर पूछ दे तो F बराबर R/2 बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है। तो याद रखेंगे फोकस के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस के अंदर। यानी अवतल दर्पण में जो है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है वस्तु को फोकस के अंदर रखा जाता है। याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का जो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अगर आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वह वस्तु कहाँ स्थित होगा? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच जो है स्थित होगा, तब ऐसा जो है बन रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब जो है उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा प्राप्त प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे उल्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः वह दर्पण क्या होगा। तो वह जो है दर्पण संभवतः समतल या उत्तल हो सकता है जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखेंगे किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब यदि सीधा बनता है तो वह दर्पण कौन होगा? समतल होगा या तो उत्तल होगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है तो इसका संबंध क्या होगा। तो R1 जो है R1
स्मॉलर देन हो जाएगा R2, ठीक है। तो इसका अगर इस तरह से आंसर आएगा तो आप लोग इस तरह से टिक करेंगे, C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। मिट्टी का कभी भी प्रयोग जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी किसमें। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी निर्वात यानी शून्य में, ठीक है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण यानी I नॉट इक्वल टू 0 है। और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। तो इसका संबंध हो जाएगा I ग्रेटर देन R हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा sin I बटा sin R, इसका जो है म्यू बराबर, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक बराबर फार्मूला याद रखेंगे sin I बटे sin R। यह तो प्रश्न आने का चांस बहुत ही 100% है, ठीक है। आइए और भी फटाफट जो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग जो है धीरे धीरे जो है पूरा वीडियो यानी अंत तक पूरा देख लिख करके जाइए। सब प्रश्न जो आप लोग को बनेगा 50 में 50 आप लोग यानी जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा आज आप लोग को 80 यानी 80 प्रश्न जो है पूछा जाएगा, ठीक है। उसमें से 40 बनाना है। कितना बनाना है? 40 बनाना है, ठीक है। 80 में से 40 जो है आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। जो अवतल लेंस है उसमें आवर्धन यानी m बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा। आवर्धन बराबर हो जाएगा v बटे u। क्या होता है? v बटे u जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायप्टर हो तो वह क्या हो सकता है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो +5 डायप्टर इसका जो है आंसर हो जाएगा, डायप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त की जाती है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से के द्वारा जो है इसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। उत्तल लेंस को जो है कहाँ रखेंगे। तो 20 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोकस दूरी के दोगुनी पर। यानी किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है फोकस उसको कहाँ रखना चाहिए लेंस को। तो उसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी से दोगुनी पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है और भी अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि उसे भी जो है इस वीडियो का जो है लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहता है कहाँ। तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, फोकस और लेंस के बीच होगा तब जो है ऐसा होगा, ठीक है। यानी आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी किसी भी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए जो है कौन सा लेंस जो है आप लोग पसंद करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस की उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? 5 सेंटीमीटर फोकस की उत्तल लेंस। वहाँ देख लेना है सबसे कम जो भी वैल्यू होगा और उसमें भी उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग होगा तब उसमें जो आप लोग को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगी। तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच स्थित हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? तो वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित होगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित इसका जो है आंसर हो जाएगा। ये था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, आज के एग्जाम में जो है आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो आप लोग देखते जाइए। और भी आइए नेक्स्ट जो हम लोग जो है देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यानी मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी मानव नेत्र से संबंधित जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का जो है परिणाम है, यानी किस घटना के कारण जो है आकाश का रंग जो है क्या होता है, पीला रंग का दिखाई देता है, यानी नीला रंग का दिखाई देता है। यह जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिकिरणन। क्या जाएगा? परिकिरणन के कारण। परिकिरणन के कारण जो है आकाश के रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है किसका उपयोग करेंगे हम लोग? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है उपयोग किया जाएगा प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का उपयोग हम लोग करेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का उपयोग। सबसे पहले तो एक नंबर का जो है आंसर हो गया आकाश में नीला। इसका आंसर जो है आप लोग कर लीजिए, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अपवर्तन के कारण आकाश का जो है नीला रंग होना चाहिए। किस परिघटना के कारण? तो अपवर्तन कारण। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। क्या आ जाएगा? प्रिज्म। ठीक है, तो आइए और भी प्रश्न जो हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। तीसरा प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किस दर्पण का या किस लेंस का जो उपयोग हम लोग करते हैं? तो आप लोग फटाफट इसका जो है आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, यानी जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है तो उसमें जो उपयोग करते हैं हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र है उसमें जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाएगा? तो उत्तल लेंस पाया जाएगा। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष की बात चल रहा है तो निकट दृष्टि में हो जाएगा अवतल। क्या जाएगा? अवतल लेंस। याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर में कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग क्या है? तो भाग हो जाएगा दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल पर जो है प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो इसका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, बस आप लोग को केवल ध्यान पूर्वक जो है इस पूरे वीडियो को जो सुनते जाना है। ठीक है, सब प्रश्न जो है आप लोग बना के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर में कि स्वस्थ नेत्र का जो है दूर बिंदु कितना होता है? स्वस्थ दूर बिंदु बोले तो अनंत, सीधा अनंत मारना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं की फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऐसा हो पाने का जो है कारण होगा समंजन क्षमता। क्या होगा? समंजन क्षमता को यह परिभाषित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वह बनेगा वास्तविक, उल्टा और तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनेगा आँख के द्वारा। ठीक है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? तो यह प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी यदि हम कम कर देंगे तो उससे जो है कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। क्या जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? जो एक प्रिज्म होता है वह 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है,
3 रहेगा, 2 रहेगा त्रिभुजाकार, 3 आयताकार, 5 सतह, ठीक है। क्या रहेगा? 5 सतह से घिरा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण या रंग सबसे कम विचलित होता है, जो सबसे कम विचलित वाला, तो सबको पता है लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसको कौन सा बीमारी हो सकता है? तो दूर होगा, ठीक है। जो निकट की नहीं देख रहा है, ठीक है, तो दूर की देख रहा है, यानी जो देख पाएगा वही दोष होगा उसको, ठीक है। तो याद रखना है, यानी जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा जो है बीमारी हो सकता है? तो दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट एक है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का जो है तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होगा? तो लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षाम्भी पेशियों के द्वारा। क्या जाएगा? पक्षाम्भी पेशी के द्वारा जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ये था मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो हम लोग तीसरा चैप्टर पर जो है आ गए हैं फिजिक्स का, विद्युत धारा। क्या आ जाएगा? विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज अब हम लोग करेंगे। कहते किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है कितना? तो 2 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में जो है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। याद रखेंगे, ए मीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो है हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। इसी में बोलता प्रतिरोधकता का, तब हो जाता ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? जो परिपथ में विद्युत धारा का जो है माप किससे किया जाता है? आप लोग को याद रखना है। 4 नंबर में जो है इसका ऑप्शन जो हम लोग दिखाते हैं, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर। क्या जाएगा? ए मीटर, ठीक है, ए मीटर। यानी परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ए मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट। क्या जाएगा? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा वाट। क्या जाएगा? वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य है, यानी किसके बराबर है? तो यह इसका आंसर मानना है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर जो है हो जाएगा। तो इसको जो है आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वोल्ट। क्या जाएगा? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है किसका? जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर? वोल्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच 60 वोल्ट का विभवांतर रहने पर 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, विद्युत हीटर का प्रतिरोध कितना हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 ओम। इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो हो जाएगा आवेश का। किसका? आवेश का। नेक्स्ट 11 नंबर, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाए 110 ओम। कितना हो जाएगा? 110 ओम। यानी किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर
2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा 210 ओम। क्या आ जाएगा? 210 ओम। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, कौन जो विद्युत शक्ति को जो है निरूपित नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा IR²। क्या आ जाएगा? IR² जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में काटकर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R' का मान कितना होगा? R/R' का मान कितना होगा? तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए प्रतिरोधकों के संयोजन का जो है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध इसमें पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा 1। क्या आ जाएगा? एक आंसर हो जाएगा, नहीं 1। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि A और B 2 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा यानी A और B दोनों से कम होगा। क्या होगा? A B और दोनों से कम हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा? बस तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है? तीनों को जोड़ देना है। 6 3 9 2 11 आंसर हो जाएगा 11 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो है कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 में कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो हो जाएगा 24 जूल। क्या जाएगा? 24 जूल यानी 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल किया जाता है। कितना? 24 जूल। विद्युत बल्ब का जो तंतु किसका बना होता है? तो याद रखेंगे, यह जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये था तीसरा चैप्टर जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो है आपको पूरा चैप्टर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब जो है 1 घंटा के अंदर करवाएंगे। ठीक है, आप लोग बस ध्यान पूर्वक जो है आप लोग धैर्य से देखते जाइए। यदि आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आगे भी देखेंगे ही। आगे पूरा यदि आप देख लेते हैं तो पूरा 40 में 40 आपको जो है बनेगा। ठीक है, एग्जाम में। आइए फर्स्ट प्रश्न कहते प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में, प्रत्यावर्ती धारा की जो है दिशा चालक में क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आवर्ती रूप से उल्टा हो सकता है। क्या हो सकता है? आवर्ती रूप से जो है उल्टा होगा। तो आइए और भी प्रश्न जो हम लोग 2 नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है कि A में AC जनित्र, इसका आंसर जो हो जाएगा कि डी नंबर। AC जनित्र में सर्पी बले होते हैं जबकि DC जनित्र में ऐसा यानी दिक् परिवर्तन होता है, इसलिए जो है हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यानी किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर पूछा जा रहा था। ठीक है, तो दोनों अंतर हो जाएगा कि AC जनित्र में जो है सर्पिल बलय होता है जबकि DC जनित्र में जो है दिक् परिवर्तन होता है। यही सबसे बड़ा अंतर है इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से रिलेटेड जो है आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। यह जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह कौन सा नियम है? तो वह हो जाएगा
मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। क्या आ जाएगा? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से। नेक्स्ट है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय है तो उसका सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदु, यानी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर अगर चुंबकीय है तो उसका जो है सभी बिंदु पर उसका मान क्या होगा? समान होगा। ठीक है, याद रखेंगे, समान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे घरों में, हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना है 120 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होगा। क्या होगा? 120 वोल्ट तो होगा ही, प्रत्यावर्ती धारा उसमें याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा? जो लघु पथन के समय जो है विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? तो बहुत बहुत कम हो जाएगा, यानी बहुत अधिक हो जाएगा। क्या जाएगा? लघु पथन होगा, शॉर्ट सर्किट, यानी लघु पथन जब होगा तो बहुत अधिक जो है हो जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत अधिक में टिक करना है। नेक्स्ट है वास्तव में विद्युत जनित यानी डायनेमो काम करता है किस रूल पर? तो हो जाएगा ऊर्जा के परिवर्तक की तरह। किसके तरह? ऊर्जा के परिवर्तक की तरह जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वह है जनित्र। क्या है? जनित्र, जनरेटर। नेक्स्ट है लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान, लघु पथन के समय विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये भी हम चौथा चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो आइए पांचवा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, हाँ इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जो है बस 10 प्रश्न बताएंगे इस चैप्टर में और 10 में से ज़रूर जो है 3-4 प्रश्न जो है आएगा। ठीक है। फर्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का जो उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। यानी जैव मात्रा की बात करेंगे ऊर्जा तो लकड़ी तो है ही, गोबर गैस है ही, जैव मात्रा कोयला भी है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो इसका नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो वह हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम का जो है आवश्यक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नांकित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंशतः सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता है? यानी सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता है। तो इसका जो है ऑप्शन आइए हो जाएगा जैव मात्रा, ऑप्शन है पहला ऑप्शन हो गया जैव मात्रा, जैव मात्रा, भूतापीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा। क्या जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन एक बार जो हम लोग फिर से जो है पढ़ देते हैं आप लोग को लिए। ठीक है, क्वेश्चन था कि ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता है? तो इसका जो है नाभिकीय ऊर्जा। क्या जाएगा? नाभिकीय। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है। एक सरलता से सुलभ हो सके, यानी जो सरलता सुलभ हो जाएगा वो भी उत्तम स्रोत है। यानी जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ये भी सही है। जिसका भंडार तथा परिवहन आसान हो, तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त विकिरण। क्या जाएगा? अवरक्त विकिरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर पैनल का निर्माण होता है। जो सौर पैनल है उसका निर्माण होता है तो अनेक सौर सेलों के संयोजन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक सौर सेलों के संयोजन से। ठीक है,
नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा होता है। जो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का कैसा स्रोत है। प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि यह जो है खत्म हो जाने वाला है। खत्म होगा तो फिर इसको बनने में जो है बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक कब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो है सौर जल तापक कब नहीं कर सकते हैं। तो हो जाएगा कि बादलों वाले दिन में तो सूर्य उगेगा नहीं, इसलिए जो है सौर जल तापक का जो हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं जल को गर्म करने के लिए। गर्म जल प्राप्त करने के लिए जो है बादलों वाले दिन में जो है नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पवन चक्की यानी वाइंड मिल में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में जो है किया जाता है। तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा का। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है कौन। नवीकरणीय ऊर्जा कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। चलिए, अब जो हम लोग पूरा फिजिक्स जो है कर चुके हैं, केमिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित जो है प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है आप लोग जो है पढ़ने के इच्छुक हैं, सीखने के इच्छुक हैं, इसलिए जो हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट प्रश्न से कहते हैं अभिक्रिया यानी 2FeSO4। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का जो है निर्माण कर लिया, तो यह किस प्रकार का होगा। देखिए, एक ही तत्व है, उसी में से टूट करके जो है 3 गो बन गया। टूट गया तो टूटना मतलब अपघटित होना। क्या होता है? अपघटित होना। तो याद रखें इसका क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया है। क्या है? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछ देगा कौन सा जो है यह अभिक्रिया हुआ, तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया यानी जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जब वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो तो उसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन। जब आदान प्रदान होगा मतलब पहला तत्व दूसरे को भी देगा, दूसरा भी पहला से लेगा, तो एक दूसरे से जब आदान प्रदान करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट एक अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al फॉर्मेशन हुआ Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखिए इसमें क्या हुआ है, तो इसमें जो Fe2O3 था, ठीक है, उसके था Al था, तो इसमें O2 जो है Al के साथ चला गया और E जो अकेला बच गया, तो इसमें जो है विस्थापित हुआ। ठीक है, तो दोनों को नहीं दिया, लेकिन एगो जो है विस्थापित हुआ ऑक्सीजन विस्थापित होकर के एल्युमिनियम के साथ चला गया, तो इसलिए इसमें बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया हो जाए। क्या आ जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रिया CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO प्लस CO2 गैस यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो CO2 गैस जो है अभिक्रिया मतलब एक ही तत्व था पहले CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO बन गया। ठीक है, CaO बन गया, उसके बाद जो इससे 2 तत्व जो है यानी 2 पदार्थ बना, CaO बना, उसके CO2 बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन। क्या जाएगा? प्रतिस्थापन नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। इसका आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? वियोजन, यानी वियोजन इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी कौन सा समीकरण जो है संतुलित है। संतुलित मतलब तीर का जो सिंबल है उससे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो आप लोग को जो भी तत्व है उसका परमाणु संख्या सेम करना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है संतुलित है। संतुलित करने तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 का फॉर्मेशन हुआ 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो इसका आंसर हो जाए अपचयन अभिक्रिया। क्या जाए? अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया CaO प्लस H2O फॉर्मेशन होके CaOH का होल ट्वाइस, यानी किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नेक्स्ट पेज में होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में यानी ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन, अपघटन, विस्थापन, अवक्षेपण। तो 7 नंबर का नहीं संयोजन हो जाएगा। क्या जाएगा? संयोजन अभिक्रिया होता। क्या होता? संयोजन अभिक्रिया हो जाता। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगा तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊष्मा यानी ऊर्जा अवशोषित हो जाता है, यानी ऊर्जा का जो है लॉस होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवशोषी हो गया तो ऊष्मा रोधी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी भी रह सकता है वहाँ, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा रोधी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जो कली चूना होता है उस पर जब जल डालेंगे तो वह कैसा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, यानी जिससे काफ़ी क्षति होती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहेंगे संक्षारण। जब कोई भी आप संक्षारण के बारे में पढ़े होंगे, लोहे पर जंग लगना क्या है? संक्षारण है। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, संक्षारण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है अम्लीकृत जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 गैस एवं एनोड पर यानी O2 गैस मुक्त होता है, तो यह क्रिया में कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो यह हो जाएगा विद्युत अपघटन में ऐसा होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट एक अभिक्रिया CuO प्लस H2O फॉर्मेशन होगा Cu प्लस H2O, तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। क्या जाएगा? अपचयन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया 2PbO प्लस C। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो जाए 2Pb प्लस CO2 बन जाता है, तो निम्नांकित में से कौन जो है सत्य है पूछा जा रहा है? तो इसका हो जाएगा लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन अपचयित हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश को उपस्थित पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe फॉर्मेशन होगा FeSO4 प्लस Cu, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यह जो है विस्थापित हो रहा है। देखिए SO4 जो विस्थापित होकर Fe के साथ जो यहाँ आके मिल गया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? अपघटित हो जाता है तो AgBr हो जाएगा। क्या जाएगा? AgBr अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलयन से सिल्वर क्लोराइड पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? इसमें जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl। क्या जाएगा? MnO2 प्लस 4HCl यानी फॉर्मेशन MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन अपचायक है?
कौन जो अपचायक की तरह काम करता है, तो इसका आंसर जो ऑक्सीजन यानी O2। O2 जो है अपचायक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन अपचायक है, और उसमें था उपचायक, सॉरी, निम्नलिखित में कौन जो है उपचायक है, तो O2। इसमें है अपचायक, कौन जो है अपचायक है, तो अपचायक में आप लोग याद रखेंगे H2S हो जाएगा, क्या जाएगा H2S, क्या जाएगा H2S। नेक्स्ट है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, शरीर में पाचन जो है यह अपचयन अभिक्रिया है, क्या है अपचयन अभिक्रिया है, याद रखेंगे। तो आइए और भी प्रश्न जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन जो है किस प्रकार का, तो यह भी हो जाएगा उपचयन हो जाएगा, क्या जाएगा उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में जब अभिक्रिया करके लवण बना लेता है तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी वह एक दूसरे को उदासीन कर देता है। नेक्स्ट है अभिक्रिया ZnO + CO फॉर्मेशन होगा Zn + CO2 के बारे में निम्नांकित में कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ZnO अपचयित हो जाता है, क्या होता है ZnO अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट है वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक यानी रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधिता हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, तो इसमें कौन सा, इसको क्या बोलेंगे, तो उपचयित हो जाना बोलेंगे, क्या बोलेंगे उपचयित हो जाता है, क्या हो जाता है उपचयित हो जाता है। नेक्स्ट है वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मिलाए जाने वाले पदार्थ को प्रति उपचायक पदार्थ बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रति उपचायक पदार्थ। नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर A हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड जो है बनता है। नेक्स्ट 29 नंबर जो है प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो साग सब्जी का जो है विघटन होकर के जो है कंपोस्ट बना लेना है जो है यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्या जाएगा ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो इसका आंसर जाएगा Fe3O4, Fe3O4 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, कैसा होता है श्वेत होता है। नेक्स्ट है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग हो जाएगा पीला, क्या जाएगा पीला, ठीक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर केमिस्ट्री में हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है निम्नांकित यौगिक में कौन जो है अम्ल है, अम्ल है H2SO4 जो है एक क्या है अम्ल है, H2SO4 क्या है एक जो है अम्ल है, इसमें जो आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। अब जो है निम्नांकित में कौन जो है लवण है, निम्नांकित में कौन लवण है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, क्या जाएगा NaCl जो है लवण है। नेक्स्ट है सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित होता है, जो सक्रिय धातु है अम्ल से विस्थापित होगा H2, क्या होगा H2। नेक्स्ट है वे विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाता है, वे विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देगा उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अम्ल कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है
कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः होता है। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन वस्तुतः होता है, तो जलीय विलयन में। तो आइए नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका जो है दिया है H+ आयन के रूप में उपस्थित होगा या OH नेगेटिव के रूप में रहेगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H3O नेगेटिव के रूप में जो उपस्थित होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है। जो अम्लीय विलयन होगा उसका pH मान कितना होता है? तो अम्लीय विलयन का 7 से कम हो जाएगा। क्या जाएगा? 7 से कम। नेक्स्ट है कि निम्नांकित विलयन में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसमें जो है सबसे अधिक जिसका pH मान कम रहेगा वो ज़्यादा अधिक होगा, तो pH 1 वाला हो जाएगा ज़्यादा अम्लीय। नेक्स्ट है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को लोग क्या बोलेंगे? तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे क्लोरो-क्षार अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? क्लोरो-क्षार अभिक्रिया। नेक्स्ट है किसी भी उदासीन विलयन का pH मान माना कितना होता है? ठीक है, किसी भी उदासीन विलयन का जो है pH मान 7 होगा। क्या होगा? 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन। नेक्स्ट है जल का pH मान कितना होता है? तो जो जल होता है जल का pH मान हो जाएगा 7। शुद्ध जल की बात चल रहा है। ठीक है, तो उदासीन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है एवं विलयन का pH मान संभवतः क्या होगा? तो विलयन का pH मान संभवतः जो है 6 हो जाएगा। क्या जाएगा? 6 होगा, क्योंकि लाल कर देगा तो ये तो अम्लीय हो जाएगा ना। नेक्स्ट है जब यानी जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? जो जल में घुलनशील क्षारक होगा वह क्या कहलाएगा? तो वह क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्षार। नेक्स्ट है लिटमस विलयन यानी बैंगनी रंजक होता है। जो लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नांकित में किससे निकाला जाता है? जो किससे निकाला जाएगा? तो लाइकेन से जो है निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक हल्दी हो जाएगा। क्या जाएगा? हल्दी, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक जो है मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज क्या है? संश्लेषित सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके जो है बनाएगा कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएगा? कार्बोनिक अम्ल। नेक्स्ट है बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो इससे प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन ए अम्ल क्षार। क्या हो जाएगा? अम्ल लवण। क्या हो जाएगा? अम्ल लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इसमें जो कौन क्षारीय ऑक्साइड है तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O। क्या हो जाएगा? Na2O जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है निम्नांकित में कौन जो अम्लीय ऑक्साइड है? कौन जो है अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर SO2 हो जाएगा। SO2 अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट है PbOHNO3 किस प्रकार का जो है लवण है? तो यह हो जाएगा क्षारीय लवण। क्या जाएगा? क्षारीय लवण है। नेक्स्ट है हमारे शरीर यानी pH, हमारे शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो इसका आंसर याद रखेंगे 7 से 7.8 तक जो है हम लोग का शरीर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक कि वर्षा का जल का जो pH मान कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 5.6 से कम हो जाना चाहिए, तब जाके बोलेंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सही है? निम्नांकित में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 10H2O जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न जो है 25 नंबर प्रश्न पर चलिए। 25 नंबर प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जो अपच हो जाता है तो उसका जो उपचार करने के लिए किस प्रकार के औषधि का उपयोग करते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। क्या जाएगा? एंटासिड मतलब पड़ती अम्ल का जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH का होल ट्वाइस के जलीय विलयन का निम्नलिखित में किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड के रूप में जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। जो बेकिंग पाउडर है वह एक मिश्रण होता है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। क्या जाएगा? CaCO3। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा CaOCl2। क्या जाएगा? CaOCl2। नेक्स्ट है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH कितना होगा। जब कोई विलयन जो है लाल को नीला कर देगा तो उस क्षारीय होगा, तो क्षारीय में सबसे ज़्यादा क्षारीय तो हो जाएगा 11 का, तो A नंबर इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चूना जल का रासायनिक सूत्र। जो चूना जल है उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा। जो एक्वारेजिया होता है उसकी बात चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 3:1 में जो है मिला रहता है। 3 भाग HCl होगा तो 1 भाग HNO3 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र हो जाएगा Na2CO3। ठीक है। नेक्स्ट है नीला थोथा नितूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। इसका जो है सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा जो है उत्पाद जो है बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा Na2ZNO2 प्लस H2 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूना जल को दुधिया कर देता है, तो इस विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपस्थित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा HCl। क्या जाएगा? HCl उपस्थित होगा। नेक्स्ट है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH के उसी विलयन का 20 ml HCl के उसी विलयन के कितने मात्रक से पूर्णतः उदासीन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 16 ml। नेक्स्ट है निम्नलिखित में pH का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन का जो है मान देता है। क्षारक विलयन का मान देगा तो 13 हो जाएगा क्षारक। निम्नलिखित में कौन जो है विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब सबसे अलग है, तो पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। जो क्षारीय विलयन होगा उसका pH मान 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में जो है कौन जो है लवण है, तो इसका आंसर हो जाएगा K2SO4 जो है यह एक लवण है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट जो है हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं धातु से रिलेटेड। क्या है? धातु से संबंधित यानी केमिस्ट्री का हम लोग तीसरा चैप्टर पर जो है पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब
10-15-20 मिनट और लगेंगे, बस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, पूरा यहीं से प्रश्न जो आने वाला पूरा रिवीजन, पूरा साइंस का जो है रिवीजन हम लोग जो है करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होगा वह बना होगा टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो कौन सी ओ धातु बोल रहा है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या जाएगा? ब्रोमीन याद रखेंगे। निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है? निम्नांकित में कौन जो है निष्क्रिय गैस है, तो He हीलियम हो जाएगा। हीलियम निष्क्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील Cu हो जाएगा। ठीक है, कॉपर। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुपरिचालक है। विद्युत का सुपरिचालक हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। जो अधिकतर धातु के ऑक्साइड क्या होंगे, तो क्षारीय होंगे। क्या होंगे? क्षारीय। नेक्स्ट है कि विद्युत संयोजन यौगिक जल में प्रायः होता है। जो विद्युत संयोजन यौगिक होगा जल में प्रायः विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली ओ धातु कौन है, तो ब्रोमीन ओ धातु हो जाएगा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। नेक्स्ट है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। जो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। सबसे अधिक सक्रिय धातु पूछ रहा है। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम हो जाएगा। क्या जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वह होगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। नेक्स्ट है क्षारक की क्रिया निम्नांकित में किसकी उपस्थिति में घटित हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वायु प्लस जलवाष्प में। ठीक है, नेक्स्ट है हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। जो हेमेटाइट अयस्क जो है वह हो जाएगा किसका? Fe यानी लोहा का। ठीक है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क हो जाएगा। उसके बाद है अभिक्रिया ZnCO3 फॉर्मेशन करेगा ZnO प्लस CO3, क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा निस्तापन। क्या कहलाएगा? निस्तापन। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया 2ZnS प्लस 3O2 का फॉर्मेशन होगा 2ZnO प्लस 2SO2 क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जारन। क्या जाएगा? जारन, जिसको भर्जन भी सकते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह कौन है। जो अम्लराज में घुलता हो तो हो जाएगा Au। क्या जाएगा? Au। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विस्थापन से लोहा द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। क्या जाएगा? तांबा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ वाले डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो वह चांदी हो जाएगा, जो कि सर्वोत्तम चालक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। कौन सी धातु जो है विद्युत का सुचालक है, तो इसमें सुचालक में आप लोग जो है देख लीजिए, ऑप्शन जो है दिखाते हैं सुचालक। तो सुचालक जो है हो जाएगा वो धातु पूछ रहा था, धातु तो क्लोरीन धातु पूछ रहा था, तब तो वो धातु पूछ रहा था ना, वो धातु पूछ रहा था तो ग्रेफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइड जो है वह क्या हो जाता? सुचालक हो जाता है। ठीक है, एकमात्र वो धातु है ग्रेफाइड जो कि सुचालक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये, नेक्स्ट प्रश्न जो है निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो यह जाएगा जिंक की परत चढ़ा करके जो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोट तथा आवाज़ उत्पन्न करता है, तो वह जो है सोडियम। क्या जाएगा? सोडियम।
नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, यानी जल के साथ जो है बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करने वाला हो जाएगा चांदी। चांदी जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है तो यह ऑक्साइड जल में विलय है, यह निम्नांकित में से कौन सा तत्व होगा, तो यह कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है, कौन जो आयनिक यौगिक नहीं है तो वह हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा, CO2 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो वह है सोडियम को जो है चाकू से आसानी से हम लोग काट सकते हैं। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो धातु पूछेगा तो पारा और धातु ब्रोमीन हो जाता। नेक्स्ट है निम्नांकित को किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम को जो है जल में डुबा करके जो है रखा जाता है, सोडियम को याद रखेंगे, सोडियम। नेक्स्ट हो जाएगा 31 नंबर, निम्नांकित में किस धातु का उपयोग जो खाना पकाने के बर्तन को बनाने के लिए जो है किया जाता है, तो निम्नांकित में किस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन को बनाने के लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। किसका, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 आबंध। क्या हो जाएगा, 2 आबंध। नेक्स्ट है N2 अणु में सहसंयोजक बंधकों की संख्या कितना होता है, N2 अणु में जो है सहसंयोजक बंधकों की संख्या हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होगा, तो ओजोन वाला बोल रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओजोन का फार्मूला ही O3 होता है। नेक्स्ट है लोहे की परमाणु संख्या कितना होगा, लोहे की परमाणु संख्या सबको पता है 26 होता है। नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पारा और एक अन्य मुख्य धातु मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अम्लराज, क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमलगम। पारा जब किसी धातु के साथ जो है मिल जाता है तो क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। निम्नांकित में पीतल किनकी मिश्र धातु है, जो पीतल है वह किसका मिश्र धातु हो जाएगा, Cu+Zn का जो है मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, Cu+Zn का। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बन जाने को बोलेंगे एनोडीकरण। क्या बोलेंगे, एनोडीकरण। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है, तो हो जाएगा CaCl2। क्या जाएगा, CaCl2 जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस इस्पात में लोहा एवं कार्बन के अलावे मिले रहते हैं, क्या मिला रहता है, तो निकेल एवं क्रोमियम जो इसमें मिला होगा। निम्नांकित में किसमें सहसंयोजक बंधन है, तो इसका हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट है पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है हीलियम गैस का रासायनिक आचरण निम्नांकित में जो है किसके जैसा होता है। ठीक है, तो बोल रहा है हीलियम गैस का रासायनिक आचरण जो है निम्नांकित में से जो है किसके जैसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो है 44 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अक्रिय गैस। क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस। नेक्स्ट है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। क्या बोल रहे हैं, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो इसका आंसर 2:1 हो जाएगा। क्या जाएगा, 2:1। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो हम लोग बढ़ते हैं, कार्बन एवं इनके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो फास्ट में हम लोग जो है करेंगे। सबसे पहला है निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्कोहल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा एसिटिलीन। क्या जाएगा, एसिटिलीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CnH2n किसका सूत्र है, CnH2n जो है क्या जाएगा, एल्कीन लिखा है, ये इसको एल्फिन नहीं पढ़ना, एल्कीन। ठीक है,
याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आबंध होगा। नेक्स्ट है कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो 4 होता है। ठीक है, 4 होगा कार्बन का संयोजकता। नेक्स्ट है 5 नंबर कि CnH2n+2 किसका जो है सामान्य सूत्र है? तो यह एल्केन का जो है सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट है मीथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है एथेन का जो है आणविक सूत्र C2H6 में है, इसमें क्या होगा? तो इसका जो है 7 सहसंयोजी बंधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर यानी एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच संबंध का प्रकार क्या हो सकता है? तो ये एकल बंध हो जाएगा, एकल बंध। नेक्स्ट है इथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? तो इथीन हो जाएगा। क्या जाएगा? इथीन हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2H4 बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में किसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C एल्काइन। किसका? एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणु के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 3 आबंध होगा। नेक्स्ट है एल्काइल में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? तो इसका हो जाएगा 3 बंधन होगा। नेक्स्ट है वह समूह जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियाशील। क्या जाएगा? क्रियाशील। नेक्स्ट है 15 नंबर में कि सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहलीय हाइड्रोक्सिल समूह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो इस बार यौगिक को पूछ रहा है, तो यौगिक में हो जाएगा एल्कोहल। नेक्स्ट निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? किसकी थोड़ी मात्रा पीने से जो है मृत्यु हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा मेथेनॉल के पीने से। किसका? मेथेनॉल के पीने से जो है मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है 18 नंबर में कि निम्नांकित में जो है कौन पदार्थ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण जो है करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनोइक। क्या जाएगा? एथेनोइक। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पाद किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा किण्वन अभिक्रिया। नेक्स्ट है B नंबर में एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। क्या जाएगा? एथेनॉल। नेक्स्ट है एथेनॉल की क्षारीय यानी KMnO4 अथवा अम्लीकृत K2CR2O7 के साथ गर्म करने पर वह अपचयित हो जाता है, तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या जाएगा? एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा एल्डिहाइड। क्या जाएगा? एल्डिहाइड। नेक्स्ट है एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एथेनॉल। क्या जाएगा? एथेनॉल। नेक्स्ट निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में अविलय होगा? कौन जो जल में अविलय होगा? तो हो जाएगा एथाइल। क्या जाएगा? एथाइल। नेक्स्ट है कार्बोनिक समूह प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिक समूह के प्रतिकारक जो है हो जाएगा लेस देन हो जाएगा CO। क्या जाएगा? लेस देन CO। नेक्स्ट है C नंबर
यानी लेस देन सी डबल बॉन्ड ओ अभिक्रिया समूह का नाम बताइए। तो यह जो है कीटोन समूह का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूटेनील का जो है अणुसूत्र C4H8O है। तो इसका जो अभिक्रियाशील समूह कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ये भी कीटोनिक हो जाएगा, कीटोनिक। ठीक है, याद रखेंगे। 28 नंबर का जो है सही हो 28 में हो जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा कार्बोक्सिल अम्ल। क्या जाएगा? कार्बोक्सिल अम्ल। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का जो है अणुसूत्र, एथिल एल्कोहल का हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा यौगिक जो है NaSCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदाहट के साथ जो CO2 गैस मुक्त करता है? तो यह हो जाएगा एथेनॉल। क्या जाएगा? एथेनॉल में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B C12H, बस वो 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का जो है आणविक सूत्र क्या होगा? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा? तो C6H12 C6H12O6 जो है हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन? 4 बंधन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो एथाइल देता है। नेक्स्ट है Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? तो मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन। तो याद रखेंगे, ये सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण था इस चैप्टर से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, तो इसमें देखिए मेन प्रश्न जो आप लोग को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 40 नंबर प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? तो एथाइन हो जाएगा। क्या जाएगा? एथाइन। निम्नलिखित में कौन सा जो है एरोमेटिक यौगिक है? यानी एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अणुसूत्र हो जाएगा C6H6। नेक्स्ट है उच्च वसीय अम्लों के यानी सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो वह साबुन हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फाइड व्युत्क्रम के सोडियम लवण क्या कहलाएगा? तो अपमार्जक कहलाएगा। नेक्स्ट निम्नांकित में किस हाइड्रोक्साइड में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो 3 आबंध होगा? तो C3H4 हो जाएगा। क्या जाएगा? C3H4 इसका हो जाएगा। अब जो अगला चैप्टर है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा इसको हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर कहते हैं आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। 7 आवर्तों में टिक करेंगे आप लोग। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो 8 वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु संख्या न किसी परमाणु द्रव्यमान तत्व की किसी की अधिक मौलिक विशेषता जो है कौन दिया था? तो इसका जो हो जाएगा C मोसले। क्या जाएगा? मोसले। नेक्स्ट है तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नांकित में से किस वैज्ञानिक ने किया? तो तिर्यक नियम जो है यह दिया था डोबे रायनर ने। कौन? डोबे रायनर। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो हो जाएगा परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण हुआ है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा आवर्त कहलाती है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम
आवर्त क्या कहलाती है, तो यह कहलाएगा दीर्घ आवर्त कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे दीर्घ आवर्त। आइए और भी नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन हो जाएगा उपधातु। क्या आ जाएगा, उपधातु है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। नेक्स्ट आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक धातुई वाला है, तो Cl जो है अधिक धातुई वाला है। नेक्स्ट है किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र जो है XCl2 है, यह क्लोराइड उच्च द्रव्यनांक वाला ठोस है, तो आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नांकित में किस तत्व के वर्ग में होगा, तो Mg हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में जो कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड SO4 हो जाएगा। ठीक है। निम्नांकित में किस कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो Na यानी सोडियम हो जाएगा। निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो Fe फ्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षार और क्षारीय पार्थिव धातु क्रमशः आवर्त सारणी के किन वर्ग में मिलेगा, तो प्रथम एवं द्वितीय में। नेक्स्ट है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 हो जाए कैल्शियम की परमाणु संख्या। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो परमाणु त्रिज्या घट जाता है तत्वों का। ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में दाईं और रखे गए तत्व क्या कहलाता है, तो ओ धातु। जो दायां और रखा होगा वह ओ धातु है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त के दीर्घ रूप में वर्गों की संख्या कितना होगी, तो 18 होगी। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं और दाएं जाने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों के निम्नांकित में कौन से गुण समान होता है, तो वह जाएगा कक्षा संख्या। क्या जाएगा, कक्षा संख्या इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आवर्त सारणी के किसी वर्ग में तत्वों के निम्नांकित में कौन से गुण समान होता है, तो रासायनिक सूत्र जो है समान होगा। ठीक है। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो इसमें जो उपधातु जो है 27 नंबर का जो है उपधातु में पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा Sb। क्या जाएगा, Sb। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन जो विद्युत ऋणात्मक होता है, तो विद्युत ऋणात्मक जो धातु क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग देखते हैं 29 नंबर। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु की अधातु से अलग करती है, इस रेखा पर आने वाली तत्व क्या कहलाएगा। जो उस रेखा पर जो तत्व आएगा उसको बोलेंगे उपधातु। क्या बोलेंगे, उपधातु। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व कौन है, तो H ही यानी He जो है क्या हो जाएगा, शून्य तत्व हो जाएगा। ठीक है। आइए केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का जो है प्रबंधन से संबंधित जो हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन नहीं है कौन, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा, इसका सुंदरलाल बहुगुणा होना चाहिए। चिपको आंदोलन क्या आ जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा होगा। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में, तो सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वृक्ष को काटने से रोकना। ठीक है। नेक्स्ट है वन संपदा एक उदाहरण है, जो वन संपदा है यह एक उदाहरण है लकड़ी के लिए। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी, तो ये हो जाएगा खेजरी गांव। क्या आ जाएगा, खेजरी हो जाएगा। ठीक है।
याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह जो है भूमंडलीय ताप वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2 इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में किसके द्वारा जो है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया? जो टिहरी बांध का जो है निर्माण किस प्रदेश में? तो उत्तराखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांध यानी बड़ा बांध बनाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो बिजली उत्पादन करना, ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। नेक्स्ट है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन हो जाएगा? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत हो जाएगा कोयला, क्या हो जाएगा? कोयला। नेक्स्ट है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है यूरी 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट हो जाएगा जल संचयन की प्राचीन विधि बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार यानी किस लिए दिया जाता है? तो यह जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है? संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण उपयोग जो है क्यों आवश्यक है? तो इसका जो है ऑप्शन आंसर हो जाएगा यानी सभी यानी संसाधनों गुणवत्ता उपलब्धता बनी रहे या विकास कार्य भी ना रुके और पर्यावरण के संतुलन भी हो, इसलिए सभी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है कचरों एवं मल जल को नदी तालाब आदि में प्रवाहित करना। नेक्स्ट है कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? तो यह जो है जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध परियोजना निम्नलिखित में किसके विरोध का सामना करना पड़ता है? तो मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो निम्नीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़े बड़े बांध से होता है क्या? तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किसके उपयोग से होता है? तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो टपकन सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो इसमें जो है कागज उद्योग यानी टीवर उद्योग यानी लाख उद्योग, इनमें से सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन संपदा का एक उदाहरण दीजिए। तो लकड़ी जो है वन संपदा का एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग अब बायो में आ गए हैं। बायो से संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्न फटाफट जो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दिए अधिक दोस्तों के साथ, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है उस समय से हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट किए हुए हैं। तो पोषण सबसे पहला चैप्टर है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन जो है स्वयंपोषी होते हैं? निम्नलिखित में कौन स्वयंपोषी? जीवाणु, कवक, सभी जीव। तो इसमें जो हरे पौधे जो क्या हो जाएगा? यह स्वयंपोषी होता है, ठीक है, हरे पौधे। नेक्स्ट है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मृतजीवी। इसका जो है आंसर हो जाएगा मृतजीवी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के दांत। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो पदार्थ यानी प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का जो है निर्माण होता है? तो ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन यानी O2 हो जाएगा। इसका हो जाता O2, क्या जाता? O2 हो जाता, क्या जाता? O2 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो आइए कहता है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सरीगली चीज़ों पर आश्रित रहता है वे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीज़ पर है तो मृतजीवी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयंपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वयंपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश, H2CO2 सब सही है।
ठीक है, सभी इसका जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो 0.03% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण पराक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण पराक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित इनमें से किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो हो जाएगा निगल छिद्र के द्वारा। क्या हो जाएगा, निगल छिद्र। नेक्स्ट है ग्रहणी भाग है किसका, छोटी आंत का ग्रहणी भाग है, ग्रासनी भाग है छोटी आंत का। ठीक है, तो हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होते हैं, कौन जो है जठर रस में मौजूद नहीं होता है, तो पित्त जो है कभी भी जठर रस में जो है मौजूद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, तो कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें कौन अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स जो है हो जाएगा अवशेषी अंग। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होता है मुख गुहा से। नेक्स्ट है इनमें कौन अमाशय ग्रंथि का जठर ग्रंथि का भाग नहीं है, तो हो जाएगा मूल पित्त वाहिनी। क्या हो जाएगा, मूल पित्त वाहिनी। नेक्स्ट है इनमें किस रचना के कारण जो है मुख गुहा से भोजन शोष नली में नहीं जा पाता है, तो एपिग्लेंटिस के कारण जो है नहीं जा पाता। ठीक है, नेक्स्ट है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो वह जो है चाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाइल कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन जो है ग्रहण करता है, अमीबा अपना भोजन जो है कुटपाद के द्वारा जो है ग्रहण कर लेगा। किसके द्वारा, कुटपाद, याद रखेंगे, कुटपाद याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि निम्नांकित कौन जो है अमीबा में पोषण की अभिक्रिया यानी प्रक्रियाओं में एक नहीं है तब घटक। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है, तो भोजन रसधानी में। नेक्स्ट है पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना से होता है, तो यह हो जाएगा कोशिका मुख से। नेक्स्ट है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, तो यह हो जाएगा अंतःग्रहण नहीं बहिर्भाग बहिष्करण। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के आहार की लंबाई कितना होता है, तो मनुष्य के आहार की लंबाई होता है 8 से 10 मीटर। ठीक है, 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट है मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित में से जो है किस रचना के द्वारा होता है, तो स्वाद कलिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दांतों की अच्छी तरह से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो दंत प्लग कहेंगे। क्या बोलेंगे, दंत प्लॉक बोलेंगे। कहते इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है, तो अमाशय। कहते आहार में कर्मकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकुंचन को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, संकुंचन को। ठीक है, नेक्स्ट है अमाशय। अमाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होता है, तो इसमें हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट है अमाशय की दीवार में होने वाला घाव। ठीक है, निम्नांकित में किसके अत्यधिक स्रावन से होता है, तो अम्लीय स्रावन से। किसके, अम्ल के स्रावन से हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है इनमें कौन जो है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो लाइपेज। क्या जाएगा, लाइपेज। नेक्स्ट है मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक लंबी हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा छोटी आंत सबसे अधिक लंबी।
नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आइए दूसरा चैप्टर श्वसन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ से होता है? तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह यानी बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में कैंप या तकलीफ क्यों होता है? तो अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित में किसमें किण्वन क्रिया होता है? तो ईस्ट के द्वारा जो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट के एथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट है किस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का जो है निर्माण होता है? तो अवायवीय श्वसन हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो ग्लूकोज जो है 6 हो जाएगा, 6 अणु से। निम्नांकित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो यह हो जाएगा CO2 यानी H2O एवं ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? तो ATP हो जाएगा। ठीक है, ATP हो जाएगा। नेक्स्ट है पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोज्य अणुओं का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन क्रिया के द्वारा। ऑक्सीजन युक्त वायु यानी वायुमंडल के पौधों में किस अंगों का जो है प्रविष्ट होता है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? तो पौधों में श्वसन जो है पत्ती में होगा। किस में होगा? पत्ती के द्वारा हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखेंगे पत्ती इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, पत्तियों में। नेक्स्ट है जंतु की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है धीमी। ठीक है। नेक्स्ट है टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित में किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि किस जंतु में श्वसन गैसों ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विस्तरण के द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा मछली में। नेक्स्ट है निम्नांकित किस जंतु में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है? तो कछुआ में हो जाएगा। निम्नांकित मनुष्य में जो है मनुष्य में नासिक वेश का छोटा अग्रभाग किसमें बाह्य नासिक छिद्र खुलता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रघान या प्रकोष्ठ। नेक्स्ट है निम्नांकित कौन सीधे वायु कोश एवं या एल्वियोलाई में खुलती है? तो इसका हो जाएगा वायु कोष्टिका वाहिनी। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है? तो हो जाएगा डायफ्राम। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है उसको क्या कहते हैं? तो वक्ष गुहा फैल जाता है। नेक्स्ट है सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होता है? तो बहुत कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो हो जाएगा कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में श्वसनली या ट्रेकिया के लिए क्या सही है? तो हो जाएगा शाखित तथा वायु से भरी होती है। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो गिल्स जो है नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्य में बाह्य नासिक छिद्र भीतर की ओर जो सीधे कहाँ खुलते हैं? तो नासिका वेशों में खुलता है। नेक्स्ट है मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, क्यों? तो क्योंकि घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है इसलिए। ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। बायो का जो कुछ चैप्टर बच जाता है उसका जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है लाएंगे। आप लोग तब तक जो है इतना जो है आप लोग देखिए, इसको याद करके जाइए। बहुत बहुत